आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये सीखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? लेकिन सबसे पहले हमें फूड खाने की ज़रूरत क्यों होती है? आप ऑलरेडी जानते हैं कि फूड से मिलने वाली एनर्जी ऑर्गेनिजम्स अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। हमें अपना फूड प्लांट्स से, एनिमल्स से या दोनों से मिलता है। क्योंकि हम सबको फूड चाहिए, तो हम अपने देश में बहुत सारे लोगों को फूड कैसे प्रदान कर सकते हैं? फूड लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना जरूरी है। एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। 10,000 BCE तक लोग नोमैडिक थे। वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे। वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और फूड के लिए एनिमल्स का हंटिंग करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने ज़मीन कल्टिवेट करना सीखा और राइस, व्हीट और दूसरे फूड क्रॉप्स उगाने लगे। इस तरह एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को एक जगह पर लार्ज स्केल पर कल्टिवेट किया जाता है तो उसे क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीट का क्रॉप है तो इसका मतलब है कि फील्ड में जो सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो सिर्फ व्हीट के हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्रॉप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इन्हें उनकी ग्रोइंग सीजन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। यहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस एक रीजन से दूसरे रीजन तक वेरी करते हैं। इसी हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत वैरायटी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इस डाइवर्सिटी के बावजूद 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। इंडिया में रेनी सीजन आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन खरीफ क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च में उगाए जाते हैं उन्हें राबी क्रॉप्स कहा जाता है। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा कई जगहों पर समर सीजन में पल्सेस और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। पैडी को विंटर में क्यों नहीं उगाया जा सकता? पैडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए इसे सिर्फ रेनी सीजन में उगाया जाता है। क्रॉप्स की कल्टीवेशन में कई एक्टिविटीज होती हैं जो फार्मर्स एक समय अवधि तक करते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एक्टिविटीज उन टास्क्स जैसी ही होती हैं जो एक गार्डनर या आप खुद करते हैं जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं। इन एक्टिविटीज या टास्क्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जो नीचे दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन क्रॉप उगाने से पहले का पहला स्टेप होता है। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क्स में से एक है सॉइल को पलटना और ढीला करना। इससे रूट्स को सॉइल के अंदर गहराई तक जाने का मौका मिलता है। ढीली मिट्टी रूट्स को आसानी से सांस लेने देती है, चाहे वो कितनी भी गहरी चली जाए। सॉइल को ढीला करने से रूट्स को आसानी से सांस लेने कैसे मिलता है? लूजेंड सॉइल अर्थवर्म्स और सॉइल में मौजूद माइक्रोब्स के ग्रोथ में मदद करती है। ये ऑर्गेनिजम्स फार्मर्स के दोस्त होते हैं क्योंकि ये सॉइल को और भी पलटकर ढीला करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। लेकिन सॉइल को पलटना और ढीला करना ज़रूरी क्यों होता है? आपने पहले की क्लासेस में सीखा है कि सॉइल में मिनरल्स, वाटर,
एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल सॉइल ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। इस तरह डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्योंकि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की टॉप लेयर ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, इसलिए सॉइल को पलटने और ढीला करने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाती है ताकि प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकें। इस वजह से सॉइल को पलटना और ढीला करना क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सॉइल को ढीला करने और पलटने की प्रोसेस को टिलिंग या प्लाउइंग कहा जाता है। ये काम प्लाउ का यूज करके किया जाता है। प्लाउज वुड या आयरन के बने होते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई हो तो प्लाउइंग से पहले उसमें वाटरिंग करनी पड़ सकती है। प्लाउड फील्ड में बड़े सॉइल के टुकड़े होते हैं जिसे क्रम्स कहा जाता है। इन क्रम्स को तोड़ना जरूरी होता है। फील्ड का लेवलिंग सोइंग और इरिगेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। लेवलिंग एक लेवलर की मदद से किया जाता है। कई बार टिलिंग से पहले सॉइल में मैन्योर ऐड किया जाता है। इससे मैन्योर और सॉइल का अच्छे से मिक्सिंग हो जाता है। सोइंग से पहले सॉइल को मॉइस्ट किया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सीड्स सो करने से पहले सॉइल के बड़े क्लम्प्स तोड़ना जरूरी होता है ताकि बेटर यील्ड मिल सके। ये काम अलग अलग टूल्स की मदद से किया जाता है। इसके लिए जो मुख्य टूल्स यूज होते हैं वो हैं प्लाउ, हो, कल्टीवेटर। प्लाउ सॉइल को टिल करने, क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स ऐड करने, वीड्स रिमूव करने और सॉइल पलटने के लिए ये प्राचीन समय से यूज किया जा रहा है। प्लाउ वुड का बना होता है और इसे दो बुल्स या दूसरे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस और कैमल्स खींचते हैं। इसमें एक मजबूत ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे प्लाउशेयर कहा जाता है। प्लाउ का मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी की लकड़ी होती है जिसे प्लाउ शाफ्ट कहा जाता है। शाफ्ट के एक एंड पर हैंडल होता है और दूसरा एंड बीम से अटैच्ड होता है जो बुल्स के गले पर रखा जाता है। एक पेयर ऑफ बुल्स और एक आदमी प्लाउ को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल इंडिजिनस वुडन प्लाउ को धीरे धीरे आयरन प्लाउ से रिप्लेस किया जा रहा है। हो यह एक सिंपल टूल है जो वीड्स रिमूव करने और सॉइल को ढीला करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी एक लंबी रॉड होती है जो वुड या आयरन की बनी होती है। इसके एक एंड पर एक मजबूत, ब्रॉड और बेंट आयरन प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। कल्टीवेटर आजकल प्लाउइंग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर का यूज करने से लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। सोइंग सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग से पहले अच्छी क्वालिटी के, क्लीन और हेल्दी सीड्स जो अच्छी वैरायटी के होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। फार्मर्स ऐसे सीड्स प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ ने कुछ चने के बीज एक बर्तन में डाले और उन पर पानी डाला। कुछ देर बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि कुछ बीज पानी पर क्यों तैरने लगते हैं। एक्टिविटी। एक बीकर लो और उसको आधा वाटर से भर लो। फिर एक मुट्ठी भर व्हीट के सीड्स डालकर अच्छे से स्टर करो। कुछ देर वेट करो। क्या कुछ सीड्स पानी पर फ्लोट कर रहे हैं? क्या ये सिंक होने वाले सीड्स से हल्के या भारी होंगे? ये हल्के क्यों होंगे? डैमेज्ड सीड्स हॉलो हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। इसी वजह से ये पानी पर फ्लोट करते हैं। यह एक अच्छा मेथड है ताकि अच्छे, हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से सेपरेट किया जा सके। ट्रेडिशनल टूल। जो टूल ट्रेडिशनली सीड्स सो करने के लिए यूज होता था उसका शेप फनल जैसा होता है। सीड्स फनल में डाले जाते हैं, फिर ये 2 या 3 पाइप्स के थ्रू नीचे जाते हैं जिनके एंड्स तीखे होते हैं। ये शार्प एंड्स सॉइल को पियर्स करते हैं और वहां सीड्स प्लेस कर देते हैं। सीड ड्रिल। आजकल सीड ड्रिल का यूज ट्रैक्टर्स की मदद से सोइंग के लिए किया जाता है।
ये सीड्स को इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर यूनिफॉर्मली सो करता है। सीड ड्रिल इंश्योर करता है कि सीड्स सो होने के बाद सॉइल से कवर हो जाएं। इससे बर्ड्स के सीड्स खाने का रिस्क कम हो जाता है। सीड ड्रिल का यूज करने से टाइम और लेबर दोनों बचते हैं। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। मैंने देखा कि छोटे पौधे छोटी थैलियों में रखे गए थे। ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ पौधों के बीज जैसे पैडी के पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें हाथ से खेतों में लगाया जाता है। कुछ जंगल के पौधे और फूलों के पौधे भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। सीड्स के बीच अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना जरूरी है ताकि प्लांट्स ओवरक्राउड न हो सकें। इससे प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है। कभी कभी ओवरक्राउडिंग अवॉइड करने के लिए कुछ प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो सब्सटेंसेस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के रूप में ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट्स हेल्दी ग्रो कर सकें, उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। मैंने एक खेत में स्वस्थ फसल देखी, पर उसके बगल वाले खेत में पौधे कमजोर दिख रहे थे। कुछ पौधे दूसरों से ज्यादा अच्छे क्यों उगते हैं? सॉइल क्रॉप प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। कुछ जगहों पर फार्मर्स एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप्स उगाते हैं। ये फील्ड कभी भी अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं छोड़ा जाता। सोचो, ऐसे में न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा? कंटिन्यूअस कल्टिवेशन से सॉइल न्यूट्रिएंट्स पुअर हो जाती है। इसीलिए फार्मर्स मैन्योर को फील्ड में ऐड करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश किया जा सके। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। अगर मैन्योरिंग सही तरह से ना हो या इनसफिशिएंट हो तो प्लांट्स वीक हो जाते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है। फार्मर्स प्लांट और एनिमल वेस्ट को खुले स्थानों पर गड्ढों, पिट्स में डंप कर देते हैं और उसे डिकम्पोज होने देते हैं। ये डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। जो डिकम्पोज्ड मैटर बनता है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। आप क्लास 6 में वर्मा कंपोस्टिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी: मूंग या ग्राम के सीड्स लो और उन्हें जर्मिनेट करो। 3 बराबर साइज के सीडलिंग्स सेलेक्ट करो। 3 खाली ग्लास या सिमिलर वेसल्स लो और उन्हें ए, बी और सी मार्क करो। ग्लास ए में थोड़ी सी सॉइल लो और उसमें थोड़ा काउ डंग मैन्योर मिक्स करो। ग्लास बी में उतनी ही सॉइल लो और उसमें थोड़ा यूरिया मिक्स करो। ग्लास सी में उतनी ही सॉइल लो लेकिन उसमें कुछ ऐड मत करो। अब हर ग्लास में बराबर अमाउंट का वाटर डालो और सीडलिंग्स को प्लांट करो। उन्हें एक सेफ जगह पर रखो और रोज पानी दो। 7 से 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करो। क्या सभी ग्लासेस में प्लांट्स एक जैसी स्पीड से ग्रो हुए? कौन से ग्लास में प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हुई? किस ग्लास में ग्रोथ सबसे फास्ट थी? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स का यूज करने से फार्मर्स को व्हीट, पैडी और मेज जैसे क्रॉप्स की बेटर यील्ड मिलने लगी है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज सॉइल को कम फर्टाइल बना देता है। साथ ही फर्टिलाइजर्स पानी को पल्यूट करने का एक सोर्स भी बन गए हैं। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए या 2 क्रॉप्स के बीच फील्ड को अनकल्टिवेटेड, फैलो छोड़ देना चाहिए। मैन्योर का यूज सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने का काम भी करता है। एक और तरीका जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने के लिए यूज होता है वो है क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब है अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली ग्रो करना। पहले नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स एक सीजन में लेग्यूम्स को फॉडर के रूप में उगाते थे और अगले सीजन में व्हीट ग्रो करते थे। ये सॉइल को नाइट्रोजन से रिप्लेनिश करने में मदद करता था। आजकल फार्मर्स को इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है।
आपने प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। मैन्योर के एडवांटेजेस। ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर से बेटर माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाता है। ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इरिगेशन। सभी जीवों के जीने के लिए पानी ज़रूरी होता है। पानी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी को प्लांट्स की रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट्स का लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। पानी एसेंशियल है क्योंकि बिना पानी के सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। पानी में घुले न्यूट्रिएंट्स प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। पानी क्रॉप्स को ठंडी हवा, फ्रॉस्ट और गर्म हवा के प्रभाव से बचाता है। सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड्स को रेगुलरली पानी देना ज़रूरी होता है। क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर पानी सप्लाई करने को इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी क्रॉप, सॉइल और सीजन के अनुसार वेरी करता है। गर्मियों में पानी देने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सॉइल और लीव्स से पानी की इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से होता है? इस साल मैं पौधों को पानी देने में बहुत सावधान हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए पानी के सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में जो पानी अवेलेबल होता है उसे अलग अलग रीजन्स में अलग तरीकों से फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। इन मेथड्स में कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज होता है। इस वजह से ये मेथड्स सस्ते होते हैं लेकिन कम एफिशिएंट होते हैं। ट्रेडिशनल इरिगेशन के अलग अलग तरीके हैं मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, धीकली, रहाट, लीवर सिस्टम। आजकल पंप्स का यूज कॉमनली पानी खींचने के लिए होता है। इन पंप्स को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स पानी का उपयोग सुधारने में मदद करते हैं। ये पानी को इकोनॉमिकली यूज करने में हेल्पफुल होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम। ये सिस्टम अनइवन लैंड पर ज़्यादा यूजफुल होता है, जहां पानी की मात्रा कम अवेलेबल होती है। इस सिस्टम में परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, जिनके टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं। ये पाइप्स मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स पर कनेक्टेड होते हैं। जब पानी को पंप के प्रेशर से मेन पाइप में भेजा जाता है, तो ये रोटेटिंग नोजल्स से बाहर आता है। पानी छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्रॉप्स पर गिरता है, जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर सिस्टम लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन और कई दूसरे क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और पेड़ पौधों को पानी देने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। इसमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ ये सिस्टम एक वरदान जैसा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूझो और पहेली एक पास के गेहूं के खेत में गए और देखा कि वहाँ गेहूं के पौधों के साथ कुछ और प्लांट्स भी उग रहे थे। क्या ये दूसरे पौधे जानबूझकर लगाए गए हैं? खेत में कई अवांछित, अनडिजायरेबल पौधे नेचुरली क्रॉप के साथ उग सकते हैं। इन अवांछित पौधों को वीड्स कहा जाता है। वीड्स को हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग जरूरी है क्योंकि वीड्स क्रॉप प्लांट्स के साथ पानी, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, जगह और रोशनी के लिए कम्पीट करते हैं। इस वजह से क्रॉप्स की ग्रोथ प्रभावित होती है। कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग में भी रुकावट डाल सकते हैं और कुछ जानवरों और इंसानों के लिए जहरीले भी हो सकते हैं। फार्मर्स वीड्स को हटाने और उनकी ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।
क्रॉप बोने से पहले टिलिंग करने से वीड्स को जड़ से उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है, जो फिर सूखकर मिट्टी में मिल सकते हैं। वीड्स हटाने का सबसे अच्छा समय उनके फूल और बीज बनने से पहले होता है। मैन्युअल रिमूवल का मतलब वीड्स को हाथ से उखाड़ना या उन्हें जमीन के करीब से काटना होता है। इस काम के लिए खुरपी का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल का उपयोग भी वीड्स उखाड़ने के लिए होता है। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का भी उपयोग होता है, जिन्हें वीडिसाइड्स कहा जाता है, जैसे 2,4-D। इन्हें खेत में स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स मर जाएं, पर ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। वीडिसाइड्स को पानी के साथ डाइल्यूट पतला करके एक स्प्रेयर की मदद से स्प्रे किया जाता है। क्या वीडिसाइड्स का असर उन लोगों पर भी होता है जो वीडिसाइड स्प्रेयर का यूज करते हैं? जैसे कि पहले बताया गया है, वीडिसाइड्स को वीड्स के वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान उनके फूल और बीज बनने से पहले स्प्रे करना चाहिए। वीडिसाइड्स स्प्रे करने से फार्मर की सेहत प्रभावित हो सकती है, इसलिए इनका उपयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए। स्प्रेइंग के दौरान फार्मर्स को अपनी नाक और मुंह कपड़े से ढक लेना चाहिए ताकि केमिकल्स का असर उनके शरीर पर न हो। हार्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाती है तब उसकी कटाई की जाती है, इसे ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग के दौरान फसल को जड़ से उखाड़ा या जमीन के बिल्कुल करीब से काटा जाता है। एक अनाज की फसल को पकने में आमतौर पर 3 से 4 महीने लगते हैं। मुझे जानना है कि हम इन टूल्स का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। हमारे देश में हार्वेस्टिंग या तो मैन्युअली सिकल की मदद से की जाती है, या एक मशीन जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है, उसके द्वारा होती है। हार्वेस्टेड क्रॉप में अनाज के बीजों को भूसा चैफ से अलग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग एक मशीन की मदद से की जाती है, जिसे कंबाइन कहा जाता है। यह एक हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करता है। कटाई के बाद कभी कभी खेतों में बचे हुए तने स्टब्स को फार्मर्स जला देते हैं। पहेली को इस बात की चिंता है। उसे पता है कि इससे प्रदूषण होता है। यह आग पकड़कर खेतों में रखी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिन फार्मर्स के पास छोटी जमीनें होती हैं, वे अनाज और भूसा को अलग करने के लिए विनोइंग का उपयोग करते हैं। आपने इसके बारे में पहले क्लास 6 में पढ़ा है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स 3 या 4 महीने की कठिन मेहनत के बाद फसल काटने का दिन आता है। सुनहरे खेतों में खड़ी पकी फसल, जो अनाज से भरी होती है, फार्मर्स के दिल को खुशी और संतुष्टि से भर देती है। पिछले मौसम की मेहनत का फल मिलता है और अब थोड़ा आराम करने और खुशियां मनाने का समय होता है। इसलिए हार्वेस्ट का समय पूरे भारत में आनंद और उत्साह का होता है। पुरुष और महिलाएं इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। फसल काटने के समय से जुड़े विशेष त्योहार हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबानिया और बिहू। स्टोरेज उत्पाद का स्टोरेज एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि कटे हुए अनाज को लंबे समय तक रखा जाना हो, तो इसे नमी, कीड़े, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी है। कटा हुआ अनाज अधिक नमी वाला होता है। यदि ताज़ा कटे हुए अनाज, बीज को बिना सुखाए रखा जाए, तो ये खराब हो सकता है या जीवाणु और कीड़ों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, जो इसे उपयोग या अंकुरित होने के लिए अयोग्य बना देता है। इसलिए स्टोरेज से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी कम हो सके। इससे कीटाणु, बैक्टीरिया और फंगी के हमले से बचाव होता है। मैंने देखा कि मेरी माँ एक लोहे के ढोल ड्रम में रखे गेहूं में सुखाए हुए नीम के पत्ते डाल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा क्यों। फार्मर्स अनाज को जूट की बोरी या धातु के भंडारों में रखते हैं। बड़े पैमाने पर अनाज का स्टोरेज साइलोज और ग्रैनरीज में किया जाता है ताकि इसे चूहों और कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सके। घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सुखाए हुए नीम के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में अनाज को बड़े गोदामों में संरक्षित करने के लिए विशेष रासायनिक उपचार की आवश्यकता होती है ताकि इसे कीड़ों और सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके।
फूड फ्रॉम एनिमल्स। टेबल पूरी करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जानवर भी हमें अलग अलग प्रकार का फूड प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग जो तटीय क्षेत्रों कोस्टल एरियाज में रहते हैं अपनी आहार प्रणाली का मुख्य हिस्सा मछली को बनाते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने जाना था कि हमें पौधों से किस प्रकार का फूड प्राप्त होता है। अभी हमने देखा कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया में बीज चयन, बोया जाना आदि जैसे कई कदम शामिल होते हैं। इसी तरह जो जानवर घर या खेती में पाले जाते हैं उन्हें उचित फूड, शेल्टर और देखभाल की जरूरत होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हमें मछली से कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो विटामिन डी से भरपूर होता है। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।